गुड मॉर्निंग सभी को। पिछले 2-3 दिन से मैंने क्लास नहीं दी थी, लेकिन आज फिर एक क्लास लेकर आई हूँ। इस क्लास में सूफ़ी काव्य पर आधारित जो प्रश्न आए हुए हैं अब तक एपी एग्ज़ाम्स में, उनके प्रश्न उत्तर मैं आपको बताने वाली हूँ। नॉर्मली जो सूफ़ी साहित्य से प्रश्न आते हैं वो साधारण प्रश्न होते हैं, डीपली इसमें नहीं पूछा जाता है। और जो डीपली वास्तव में पूछा जाता है वो इतना डीपली होता है कि फिर वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत कठिन प्रश्न बन जाता है। तो हम देखने वाले हैं सूफ़ी साहित्य। अगर बात करें सूफ़ी साहित्य की, तो इसमें जो पहली रचना मानी जाती है मुल्ला दाऊद की चंदायन मानी जाती है। पर आजकल जो नगेंद्र के मत को स्वीकार करते हुए अगर हम नए दृष्टिकोणों के साथ देखें तो इसकी जो पहली रचना है वो हंसावली है, जो असायत की लिखी हुई है। और हंसावली जो रचना है वो 1370 की रचना है। तो इस तरह से, और इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा मानी जाती है। एक हंसावली ऐसी रचना है जिसकी भाषा राजस्थानी मानी जाती है, और एक माधवानल कामकंदला है जो गणपति वाली है, वह भी राजस्थानी भाषा की मानी जाती है। और एक लखम सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि की, और एक ढोला मारूरा दूहा। तो ये जो रचनाएं हैं ये प्रेमी आख्यान इसमें मानी जाती है, प्रामाख्यान काव्यों में, और ये राजस्थानी भाषा की है। तो मैंने 4 रचनाएं बताई आपको। हंसावली जो पहली रचना भी मानी गई है नगेंद्र के अनुसार, और ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल की है, और उसके बाद माधवानंद कामकंदला गणपति की है, और एक और जो रचना है वो है लखम सेन पद्मावती कथा जो दामोदर कवि की है। इन चारों रचनाओं का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो रूप मंजरी है नंददास की, वह भी नक्शिक वर्णन पर आधारित रचना है, और यह जो रचना है ये ब्रज भाषा की रचना है। तो इन 5 रचनाओं को छोड़ करके बाकी जो सभी रचनाएं हैं वो सारी की सारी अवधी भाषा में आएगी। तो इस तरह से अपवादों को हम पहले देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं रचना की। तो प्रश्न से के माध्यम से मैं आपको और बहुत सारी रचनाएं क्लियर करवा दूंगी। तो पहली जो रचना है वो सुमेलित नहीं करना है, ये सूफ़ी कवि का नहीं है, ये रास परंपरा से है। वैसे आप ध्यान दे रख लेंगे। चंदनबाला रास आसगू कवि की है। ये आसगू जो है गलत लिखा हुआ है, आसगू ऐसे लिखा जाता है। तो आसगू कवि की केवल चंदनबाला रास ही नहीं है, एक जीव दया रास भी है जो आसगू कवि की लिखी हुई है। हालांकि ये रास परंपरा का प्रश्न है, हम रास परंपरा की बात अलग से दूसरे वीडियो में करेंगे। यहाँ जो प्रश्न का उत्तर है वो देख लेते हैं, खाली देखेंगे। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की है। इसके बाद श्रावकाचार देवसेन की है, ये सभी को पता है। 933 ईस्वी में श्रावकाचार रास परंपरा की पहली रचना गिनी जाती है। और स्तुलिभद्र रास जो है वो विजयसेन सूरी की है। नहीं, ये गलत है। स्तुलिभद्र रास जो है जीन धर्म सूरी की है। याद रखेंगे, जीन धर्म सूरी की जो है वो स्तुलिभद्र रास है। तो इसे आप सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। तो जायसी की रचनाओं के अंतर्गत हम देखते हैं चित्रलेखा, अखरावट, आखिरी कलाम और रसरत्न। इनमें से जो जायसी की रचना नहीं है वह है रसरत्न, क्योंकि रसरत्न जो है वो पुहूकर नामक कवि की रचना है। जायसी की जो रचना है वे रचनाएं मैं आपको बता देती हूँ। पद्मावत जो पद्मसेन और रानी पद्मिनी पर आधारित है। उसके बाद अखरावट जो रचना है, इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के लिखी हुई रचना है, और ये चौपाई शैली में, दोहा चौपाई शैली में रचित रचना है। इसके बाद में आखिरी कलाम जो है वो क़यामत के वर्णन है, और इसमें मुग़ल बादशाह बाबर की जो प्रशंसा है वह की गई है। आप याद रखेंगे, आखिरी कलाम में मुग़ल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है, और इसमें क़यामत का वर्णन है कि क़यामत का दिन किस प्रकार का होगा। इसके बाद में चित्ररेखा नाम की भी इनकी एक रचना है। चित्ररेखा जो रचना है ये प्रेमाख्यान काव्य है। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से पद्मावत जो है प्रेमाख्यान काव्य माना जाता है, उसी प्रकार चित्ररेखा भी जायसी का दूसरा प्रेमाख्यान काव्य है। इसके बाद में 2 रचनाएं और है इनकी, एक है कहरनामा और एक है मसलनामा। ये दोनों रचनाएं भी जायसी की मानी जाती है, और इसके अलावा ये दोनों अध्यात्म से संबंधित हैं और ईश्वर भक्ति से संबंधित ये दोनों रचनाएं हैं। इसके अलावा एक रचना इनकी कन्हावत भी मानी जाती है। तो ये सभी जो जायसी की रचनाएं हैं इनको मैंने आपको एक साथ बता दिया है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है
कि पद्मावत का जो पूर्वार्ध भाग है वह कल्पित है और उत्तरार्ध भाग जो है वो ऐतिहासिक है। उत्तरार्ध भाग का मतलब जो अंतिम छोर है, अंतिम दृष्टिकोण से, तो वह भाग जो है वो ऐतिहासिक है इसका। और प्रारंभिक जो दृष्टिकोण है, जैसे तोते का प्रसंग है, ये क्या रत्न सेन का और पद्मिनी का जो मिलन है, किस तरह से उसका वर्णन किया गया था, वो सभी जो घटनाक्रम है वो कल्पना आधारित माना जाता है। तो वो कल्पित घटनाक्रम है उसका, और उत्तरार्ध जो है वो उसका ऐतिहासिक घटनाक्रम है। इसके बाद में देख लेंगे अगला प्रश्न है देसिल बयाना। ये थोड़ा सा मिस्टेक का आप ध्यान रखिएगा, ये है देसिल बयाना सबजन मिठा। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये सभी को पता है, हमें विद्यापति की रचना है, उसमें से ये लिया गया है। चौथा प्रश्न देख लेंगे, नंददास के बारे में कौन सा कथन असंगत है? भंवर गीत में नंददास के परिपक्व दर्शन, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचय मिलता है। हाँ बिल्कुल, नंददास के काव्य में यह सब देखने को मिलता है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, नंददास रचित सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला से संबंधित है। तो वैसे तो नंददास जो है वो कृष्ण काव्य धारा में आएंगे, लेकिन यहाँ प्रेमाख्यान काव्य इनका शामिल होने के कारण इनको प्रेमाख्यान में मैंने शामिल किया है। वैसे जो नंददास है वो हम इनको भक्ति काल के अंतर्गत जो कृष्ण भक्ति काव्य शाखा है उसमें इनको स्थान देते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रश्न केवल रसमंजरी के आधार पर ही लिया गया है, क्योंकि रसमंजरी जो है वो एक प्रेमाख्यान काव्य माना जाता है। तो नंददास, अगली देखेंगे, नंददास को जड़िया कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, नंददास को जड़िया कवि कहा गया है। इसके बाद रूपमंजरी नंददास का वृहत महाकाव्य, ये वृहत लगा लेंगे आप, ये गलत लिखा हुआ है, वृहत कर देंगे इसको। तो वृहत का महाकाव्य है, हाँ बिल्कुल ये है वृहत महाकाव्य है। एक मिनट रुकिएगा, इसमें वृहत महाकाव्य नहीं है, ये खंड काव्य है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो प्रश्न है हमारा ये गलत हो जाएगा यहाँ पर नंददास से रिलेटेड। नंददास के बारे में मैं आपको अन्य जो रचनाएं इनकी है और इनकी जो अन्य कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत हम जो स्नान इनको देते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं नंददास को लेकर के। देखिएगा, सारी रचनाएं मैं आपको बता देती हूँ नंददास की, शुरू से बता रही हूँ। पहला जो है इनका नंददास का वह है अनेकार्थ मंजरी। मैं नंददास को इतनी डिटेल से करा दूँगी कि आप इसको प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे। इसको डिटेल से करवाने का कारण ये है कि तीनों एग्जाम्स में ही नंददास पर खास नज़र रखी गई है और नंददास की जो रचना है वो मुख्य रूप से पूछी गई है। इसलिए नंददास की प्रत्येक रचना के बारे में और उसके विवरण के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पहली रचना मैं आपको बता रही हूँ अनेकार्थ मंजरी। तो ये नंददास की पहली रचना है और ये पर्याय कोश है, और यही प्रश्न पूछा गया था कि ये किस प्रकार का रचना है। तो ये पर्याय कोश माना जाता है, 2025 वाले पेपर में ये आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद में इनकी दूसरी रचना की बात कर रहे हैं। दूसरी रचना जो है इनकी मान मंजरी। दूसरी रचना कौन सी है? मान मंजरी। पहली रचना मैंने बताई अनेकार्थ मंजरी जो प्राय कोश है। मान मंजरी जो है वो भी प्राय कोश ही है, लेकिन ये अमर कोश पर आधारित है। ये आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है कि नंददास की अमर कोश पर आधारित रचना कौन सी है? तो वो मान मंजरी है। अमर कोश रचना नहीं है इनकी, मान मंजरी रचना है जो अमर कोश पर आधारित है, और ये भी कैसा है? पर्याय कोश है। इसके बाद में इनकी रचना है सुदामा चरित। ये सभी को पता है, सुदामा चरित जो रचना है श्रीमद् भागवत के आधार पर आधारित है इनकी चरित, और ये सुदामा और कृष्ण के सख्य भाव पर आधारित है। इसके बाद जो मोस्ट रचना है इनकी रसमंजरी, अपना जो आंसर था ये नायिका भेद पर आधारित रचना है रसमंजरी, और ये जो रसमंजरी है ये इनका लघु प्रेमाख्यान है या खंड काव्य, मान लीजिए कि लघु प्रेमाख्यान काव्य है यह, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में इनकी रचना है रूपमंजरी। यहाँ लिखा रूपमंजरी वृहत
महाकाव्य है। तो ये बात गलत थी, क्योंकि रूपमंजरी भी जो है वो भी इनका लघु प्रेमाख्यान काव्य है। रूपमंजरी लघु प्रेमाख्यान काव्य है, रसमंजरी नायिका भेद पर आधारित खंड काव्य है, और एक और है विरह मंजरी। तीनों मंजरियाँ ध्यान में रखेंगे आप, रसमंजरी, रूपमंजरी और विरह मंजरी। विरह मंजरी जो है वो भी नायिका भेद पर आधारित है, लेकिन इसमें विरह वर्णन है, नायिका के विरह का वर्णन है। विरह मंजरी नाम से ही आपको पता चल रहा है, और इसमें 12 मासा का प्रयोग किया गया। यह हमें पता है कि 12 मासा शैली का प्रयोग किया गया था प्रारंभिक रचनाओं में। तो नंददास की ये विरह मंजरी जो है उसमें भी 12 मासा वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा, फिर से बता रही हूँ, 3 रचनाएं हैं इनकी मंजरी नाम से। पहली रस मंजरी, दूसरी रूप मंजरी और तीसरी है विरह मंजरी। इन तीनों का अलग अलग ध्यान रखेंगे। रूप मंजरी प्रेमाख्यान है, यह खंड काव्य है, और विरह मंजरी जो है वो 12 मासा शैली में रचित विरह वर्णन है। तो इस तरह से आप इन तीनों रचनाओं को ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगली जो रचना है इनकी वो है प्रेम 12 खड़ी। ध्यान लग रहा है, प्रेम 12 खड़ी से समझ में आ रहा है कि यह जो है प्रेम आधारित रचना है। इसके बाद इनकी रचना है श्याम सगाई। यह भी रचना जो है वो श्याम की सगाई पर आधारित रचना है। इसके बाद है रुक्मणी मंगल। इसमें रुक्मणी विवाह का वर्णन किया गया है। रुक्मणी मंगल में जानकी मंगल और पार्वती मंगल तुलसीदास की रचनाएं हैं, यहाँ याद रखनी बात है। लेकिन रुक्मणी मंगल जो है वो नंददास की रचना है। इसके बाद में अगली रचना जो है इनकी वो है भंवर गीत। भंवर गीत इनकी रचना जो सगुण और निर्गुण पर आधारित है, और उद्धव और गोपियों से संबंधित संवाद जो थे उस पर आधारित रचना है। उसके बाद जो इनकी प्रमुख रचना है वो है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी रचना जो है इनकी वह कृष्ण लीला पर आधारित है, और साहित्यिक भाषा जो है इसमें प्रयोग की गई है। ये आप ध्यान रखिएगा, साहित्यिक भाषा में इसका प्रयोग हुआ है। इसके बाद में रास पंचाध्यायी की तरह ही इनकी है सिद्धांत पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी पर आधारित है। अगली जो रचना है इनकी सिद्धांत पंचाध्यायी। तो सिद्धांत पंचाध्यायी जो रचना है इनकी वह भी कृष्ण लीला से संबंधित है। 2 हैं, रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी। मंजरी 4 थी वैसे तो, अनेकार्थ मंजरी जो शुरुआत की पर्याय कोश, इसके अलावा रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, तीनों का आप अलग अलग ध्यान रखेंगे। इसके बाद में रचना है दसम स्कंद। दसम स्कंद जो रचना है वो भागवत के दसम स्कंद पर आधारित रचना है। इसके बाद में रास पंचाध्यायी जो रचना है इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये रोला छंद में लिखी हुई रचना है, और इसे हिंदी का गीत गोविंद भी कहा जाता है। दोनों बातें ध्यान रखेंगे। हिंदी का गीत गोविंद नंददास की किस रचना को कहा जाता है? रास पंचाध्यायी को। सिद्धांत पंचाध्यायी नहीं, रास पंचाध्यायी। दोनों रचनाएं, पंचाध्यायी वाली रचनाएं जो है वो कृष्ण लीलाओं से संबंधित रचनाएं हैं। नंददास के बारे में बहुत बढ़िया बात कही गई है। रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कही थी कि और सभी कवि तो गड़ैया हैं, नंददास जो है वो जड़िया है। तो ये यहाँ आया हुआ भी है कि नंददास जड़िया कवि है। यह बात किसने कही? शुक्लदास जी ने कही थी। हालांकि शुक्ल का नाम यहाँ नहीं आया है, आगे आने वाले किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अवगत कराया जा रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है 5वां प्रश्न, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? ये सभी को पता है कि पदावली जो है वो मैथिली भाषा में रची हुई है। इसके बाद आगे चलते हैं। 6वां प्रश्न देखिए, फिर से नंददास का है। मैंने बताया था आपको कि नंददास की रचित कोश ग्रंथ है, तो अब आपको अच्छे से पता है कि अनेकार्थ मंजरी जो है वो कोश ग्रंथ है। फिर से दोहरान करवा देती हूँ। रास पंचाध्यायी कृष्ण लीला पर आधारित है, जो रोला छंद में लिखी हुई है, और इसे ही हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। रस मंजरी और विरह मंजरी जो है, विरह मंजरी में विरह का वर्णन है, और विरह का वर्णन जो है 12 मासा पद्धति में किया गया है, और रस मंजरी जो है वो नायिका भेद पर आधारित इनकी रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में साहित्यकारों ने, कारो है ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, और रचनाओं ने परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियों में शामिल नहीं है।
यानी प्रारंभिक जो रचनाएं जिससे हमें हिंदी साहित्य के स्रोत के रूप में उपलब्ध होती हैं, जहाँ से हमें हिंदी के बारे में प्रारंभिक जानकारियाँ मिलती है, उन रचनाओं में शामिल नहीं है। तो कालिदास हजारा उनमें शामिल है, भक्तमाल उनमें शामिल है, और राग सौरगध भव राग कल्पद्रुम जो है ये भी इसमें शामिल है। लेकिन राउल बेल जो है वो इसमें शामिल रचना नहीं है। ये हमें पता है, राउल बेल जो है एक शिलांकित करती है जो रोड़ा नामक कवि के द्वारा लिखी गई है। ये अभी हम सूफी साहित्य की बात कर रहे हैं, तो अभी इसकी बात हम नहीं करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, चंदायन रचना और रचनाकार सम्मिलित नहीं है। तो चंदायन मुल्ला दाऊद की है, सत्यवती कथा ईश्वरदास की है, लक्ष्मण सेन पद्मावती, ये मैंने आपको बताया, लक्ष्मण सेन पद्मावती जो है दामोदर कवि की है। मैंने ये पहले ही आपको बता दिया था कि 4 रचनाओं का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे जो राजस्थानी भाषा में है। हालांकि वो सूफी साहित्य में है, लेकिन सूफी साहित्य में अधिकांशतः रचनाएँ या अधिकतर रचनाएँ जो हैं वो अवधी भाषा में लिखी गई है। लेकिन 4 रचनाएँ, पहली रचना जो स्वीकार की जाती है हंसावली, वह लखम सेन पद्मावती जो दामोदर कवि की है। उसके बाद में ढोला मारूरा दूहा और माधवानल काम कंदला, ये तीनों चारों रचनाएं आप ध्यान रखेंगे जिनकी भाषा राजस्थानी है। या और उसके बाद असायत की जो हंसावली है वो 1370 की रचना है, जो सूफी काव्य धारा की पहली रचना मानी गई है नगेंद्र के अनुसार। इसके अलावा मैं सभी के अनुसार आपको बता देती हूँ कि किसने सूफी रचनाओं में पहली रचनाएं मानी हैं। देखिएगा, पहली रचना जो है हंसावली, ये मैंने आपको बता दिया, नगेंद्र भी मानते हैं, और एक गणपति चंद्र शुक्ल जो है वो भी गणपति चंद्र गुप्त जो है वो भी इसको पहली रचना मानते हैं। इसके बाद में चंदायन को जो पहली रचना मानते हैं वे मानते हैं रामकुमार वर्मा ने चंदायन को पहली रचना माना। इसके बाद ईश्वरदास की है सत्यवती कथा, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पहली रचना माना, और रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती जो रचना है जो कुतुबन की लिखी हुई है जिसे पहली रचना स्वीकार किया है। अब यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ कुतुबन रचना के बारे में, क्योंकि कुतुबन के बारे में खास प्रश्न पूछा गया था। जो रचना है कुतुबन की, ये रचना जो है वो मुख्य रूप से 1503 की रचना है। 1503 में लिखी गई है मृगावती, जो शुक्ल ने पहली रचना मानी है। कुतुबन जो है वो दोहा और चौपाई शैली में इस रचना को लिखते हैं। इस रचना के अंतर्गत नायक की मृत्यु के बाद नायिकाओं का सती होना लिखा है। इसमें लिखा है कि नायिकाओं का सती होना। तो इसमें से प्रश्न आया था इस बार कि जो कुतुबन है वो एक पत्नीवाद पर आधारित है, तो ऐसा ही इसमें शामिल नहीं है, बल्कि कुतुबन जो है एक राक्षस से एक राजकुमारी को बचाता है। उससे शादी करने के बाद जो मुख्य नायिका है मृगावती, उससे उसका मिलन होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि मृगावती के मिलन से पूर्व इसके अंतर्गत जो है मृगावती के अंतर्गत जो है वो 2 विवाह या बहुविवाह का समर्थन किया गया है। तो इसमें हम कह सकते हैं नंदुलाल वाजपेयी ने कहा भी है कि मृगावती बहुपत्नीवाद का समर्थन करती है, और नगेंद्र ने भी इसके बारे में कहा है कि मृगावती में प्रेम तत्व का निरूपण भावात्मक शैली में हुआ है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, और दोनों कथन भी आपको ध्यान रखने हैं कि मृगावती में बहुपत्नीवाद का समर्थन की बात तो कही है नंदुलाल वाजपेयी ने, और प्रेम तत्व के निरूपण में भावात्मक शैली का प्रयोग जो है वो कही है नगेंद्र ने। तो इस प्रकार से मृगावती जो है वो प्रमुख रचना है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न भी यही है, कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती किस कवि की रचना है? तो ये कुतुबन है। लिखा ऐसे जाएगा कुतुबन, इसमें गलत लिखा हुआ है। इसके बाद अगला 10वां प्रश्न देखते हैं। पद्मावती हिंदी में अपने ढंग की ट्रेजेडी है। जायसी के उक्त कथन किसका है जायसी के संबंध में? तो ये ध्यान रखिएगा आप, विजय देव नारायण शाही ने ये बात कही है कि पद्मावती अपने ढंग में ट्रेजेडी है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। मंझन के मधुमालती में असंगत है। मधुमालती जो रचना है वो भी प्रेमाख्यान काव्य है। मधुमालती की रचना जो है वो 1545 ईस्वी में लिखी गई थी, वह भी अवधी भाषा में। अभी हमने बात की थी मृगावती जो बहुपत्नीवाद का समर्थन करती है, जो नंदुलाल वाजपेयी ने कहा।
अब इसमें आप ध्यान रखेंगे कि एक पत्नीवाद का जो था वह सिर्फ और सिर्फ रचना मधुमालती है। मनोहर और मधुमालती इसमें पात्र हैं और इनके साथ में ही एक कथानक चलता है प्रेमा और ताराचंद का। ये दोनों साथ साथ में परस्पर चलने वाली रचनाएं हैं, कहानियां हैं। प्रेमा और ताराचंद की कथा अलग चलती है और मधुमालती और मनोहर की रचना अलग, मनोहर का जो प्रसंग है वो अलग चलता है। तो इसमें ये दो प्रसंग है। तो हम पहले प्रश्न देख लेते हैं कि इसमें असंगत कौन सा है मधुमालती को लेकर के। मधुमालती प्रेम कथा का अनुवाद नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो प्रेम कथा है। हम कह रहे हैं कि प्रेमाख्यान रचना है। अन्य प्रेमाख्यान की तरह इस कथा में भी दुखांत है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये सुखांत रचना है। इसके बाद में मनोहर के प्रेम की दृढ़ता में कहीं भी शिथिलता नहीं है। हाँ बिल्कुल, मनोहर जो है वो एक पत्नी धर्म का व्रत निभाता है और वो मधुमालती को ही अपनी पत्नी स्वीकार करता है। जब प्रेमा उसे प्रसंग रखती भी है और वह उसके पिता जो है प्रेमा के, वो उसे कहते हैं कि मनोहर आप प्रेमा से शादी कर लीजिए, तो उसे मना भी कर देता है। इसमें मनोहर मधुमालती की प्रमुख कथा है, जो ताराचंद और प्रेमा की अंतर कथा भी चलती है। तो हाँ बिल्कुल, इसमें दोनों चलती हैं, मनोहर और मधुमालती संग में प्रेमा और ताराचंद की कथा भी यहाँ पर चलती है। तो इस प्रकार से यह रचना थी। नगेंद्र इसके बारे में कहते हैं कि मधुमालती में प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के संस्कारों की भी महत्ता दिखाई देती है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि मधुमालती एक ऐसी रचना है जो पूर्व प्रेम संस्कारों को भी प्रदर्शित करती है, पूर्व जन्म के। ठीक है, तो ये बात जो है वो नगेंद्र कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं मधुमालती के संबंध में कि मंझन ने जायसी की अपेक्षा कुतुबन के आदर्श प्रेम का पालन रुचि के साथ किया है। जैसे हमने कुतुबन में पढ़ा था, हालांकि वो बहुपत्नीवाद पर आधारित थी, लेकिन शुक्ल ये कहते हैं कि मंझन ने इस एक पत्नीवाद या जो बहुपत्नीवाद की जो कथाएं चल रही थी उसको नकार करके, क्योंकि यहाँ पर जायसी की में भी हम देखें तो वो भी बहुपत्नीवाद का समर्थन कर रहे थे। कुतुबन की मृगावती में भी हमने देखा कि बहुपत्नीवाद का समर्थन था, लेकिन मंझन ने ऐसा नहीं किया है। मधुमालती में ऐसी संरचना नहीं की गई है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभी तक के सारे प्रश्न हमारे हो गए हैं। अब हम 2026 में आए हुए प्रश्नों को देख रहे हैं। ये 2025 का था पेपर, 26 का नहीं है, 2025 का पेपर था जिसमें ये प्रश्न आए हुए हैं। देखिएगा, चौथी प्रकार का प्रेम वह है जो गुण श्रवण, चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन आदि में बैठे बिठाए उत्पन्न होता है। नायक नायिका का संयोग के लिए प्रयत्नवान करता है। जायसी ने पद्मावत में प्रेम का वर्णन किया है, वह इसी चौथे ढंग का है। ये एक कथन था, ये सही से टाइप नहीं हुआ। ये एक कथन था कि चौथे प्रकार का प्रेम वह है जो गुण और श्रवण, चित्र दर्शन से स्वप्न दर्शन बैठे बिठाए उत्पन्न हो जाता है। नॉर्मली सूफी साहित्यों में क्या हुआ है कि नायक और नायिका के अंदर जो प्रेम अनुभूति है वो उनके स्वप्न दर्शन से हुई है। स्वप्न दर्शन का अर्थ यह है कि स्वप्न में मिलन होता है, स्वप्न में ही नायक को नायिका या नायिका को नायक दिखाई देता है, वे वहाँ से उठ करके वहाँ पहुँच जाते हैं उसके पास, लेकिन जैसे ही आंखें खुलती है वे अपने अपने स्थान पर वियोग को ग्रसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के कथानक इसमें रहे हैं। तो इसमें नायक नायिका के संयोग के लिए प्रयत्नवान करता रहता है। हाँ, तो इसमें ये बात सही है कि बैठे बिठाए स्वप्न दर्शन में प्रेम होता है और नायक नायिका उसके लिए फिर प्रयास करने लगता है। या तो नायक उसे मिलने के लिए अनेक प्रयास करता रहता है या नायिका जो है वो उससे मिलने के प्रयास करती है। मुख्यतः जो रचनाएं हैं उनमें नायक का ही विरह वर्णन दिखाया गया है और नायक ही मिलने के लिए आतुर रहता है, लेकिन कई कई रचनाओं में नायिका भी इससे ग्रसित होती है। तो ये कथन जो है, ये कथन जायसी के बारे में या पद्मावत के बारे में किसने कहा है कि जो चौथे ढंग का है, यानी जिसमें स्वप्न दर्शन है, जिसमें मिलन है, जिसमें उत्कंठा है, तो ये जो बात कही है ये रामचंद्र शुक्ल ने कही है कि जायसी में भी इसी प्रकार का यह ढंग पाया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, सही बताना है इसमें से। हिंदी के किसी भी प्रेम आख्यान को शुद्ध पौराणिक और शुद्ध ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता। हाँ बिल्कुल, ये है कि शुद्ध ऐतिहासिक भी नहीं है तो शुद्ध काल्पनिक भी नहीं है या पौराणिक भी नहीं है।
प्रेमाख्यानों में प्रयुक्त कथानक रूढ़ियों का मूल स्रोत पूर्ववर्ती साहित्य रहा है। हाँ, बिल्कुल ये रहा है कि पूर्ववर्ती जो हमारा साहित्य है, भारतीय दर्शन जो है, वहीं इनका प्रमुख आधार रहा है। प्रेम आख्यानों के पात्र दो श्रेणियों के होते हैं। हाँ, बिल्कुल दो श्रेणियों के होते हैं, एक तो मानवीय और एक मानवेतर। गलत लिखा हुआ है, मानवेतर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो तीनों ही कथन है वो सही हैं। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुबन और उसके काव्य के बारे में गलत बताना है। कुतुबन जौनपुर के निवासी थे। हाँ, बिल्कुल कुतुबन जो है वो जौनपुर के निवासी थे। उसके बाद कथा के अंत में नायक आखेट के समय हाथी से गिरकर मर जाता है। हाँ, कुतुबन में ऐसा ही है। उसमें नायक जो है वो, पहले तो मैंने आपको बताया कि कुतुबन जो है उसका जो नायक है वह एक राक्षसी से राजकुमारी को बचाता है, जिससे वह शादी कर लेता है। उस राजकुमारी को लेकर के वह बाद में आगे मृगावती से मिलने के लिए जाता है। मुख्य रूप से नायक की जो मृत्यु है वो हाथी से गिर कर के हो जाती है, और उसके बाद में जो नायिकाएं होती हैं वे उस पर सती हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही यह जो रचना है वो अवधी भाषा में है और शांत रस से प्रभावित है, और चौपा और दोहा शैली में लिखी गई ये रचना है। चौपाई और दोहा शैली में लिखी हुई है। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य माने जाते हैं। मृगावती काव्य में नायक राजकुमार सुंदरी को रक्षा से बचाता है और उससे विवाह का प्रस्ताव ठुकरा देता है। मैंने आपको बताया कि विवाह का प्रस्ताव ठुकराता नहीं है, बल्कि वह उसे स्वीकार कर लेता है और उसके बाद वह मृगावती से मिलने जाता है। तो ये बात जो है वो इसमें गलत हो जाएगी। बाकी जो तीनों बातें हैं वो इसमें सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। मंजन की मधुमालती किस शैली में लिखी हुई है? तो ये सभी को पता है। मुख्यतः जो सूफी रचनाएं हैं वो दोहा चौपाई शैली में ही लिखी गई रचनाएं हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, नंददास की रसमंजरी का प्रकार है। मैंने आपको बता दिया था कि रसमंजरी जो है वो नायिका भेद पर आधारित रचना है। रूप मंजरी जो है वो बारहमासा शैली में लिखी गई है। बारहमासा शैली में है विरह मंजरी, और रूप मंजरी जो है वो एक लघु प्रेमाख्यान काव्य है, जिसमें रूप मंजरी को कृष्ण के दर्शन स्वप्न में होते हैं। तो ये जो कथानक है ये उसी प्रकार का कथानक है जिस प्रकार के सूफी कथानक सामान्यतः रहे हैं, यानी स्वप्न में दर्शन होना, रूप मंजरी को कृष्ण के, फिर कृष्ण के विरोह में पागल होना, और फिर उसके एकमात्र जीवन का उद्देश्य उस प्रेम तत्व को पाना ही रहता है। तो इस प्रकार से नगेंद्र का एक कथन भी है रूप मंजरी के बारे में कि रूप मंजरी काव्य तत्व की दृष्टि से अत्यंत प्रौढ़ व मार्मिक रचना है। और ये जो रूप मंजरी है ये ब्रज भाषा में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नॉर्मली हम जब पढ़ते हैं तो अवधी भाषा की रचनाएं पढ़ते हैं प्रेमाख्यान में, लेकिन ये एक लघु प्रेमाख्यान है रूप मंजरी, और रूप मंजरी जो है ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। और बाकी मैंने नंददास के बारे में आपको सारा बता दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे। ये 2024 के प्रश्न हैं। पहले हमने 23 के पढ़े, फिर हमने 25 के पढ़े, और अब ये 24 के प्रश्न हैं। नंददास का अनेकार्थ मंजरी मैंने आपको बता दिया पहले ही, पर्याय कोश है। अनेकार्थ मंजरी भी पर्याय कोश है इनका, और एक और मैंने आपको बताया था इनका पर्याय कोश, वो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में जायसी का ग्रंथ नहीं है, अखरावट है, अक्षरों पर वर्णन है। आखिरी कलाम बाबर वाला, जिसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। पद्मावत, रत्नसेन और पद्मावती कहानी, रसरत्न, ये पुहकर कवि की है। ये प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, नंददास की रसमंजरी का विषय है। तो रसमंजरी का विषय मैंने आपको बता दिया था, नायक नायिका भेद। रूप मंजरी भी इसी पर आधारित है, लेकिन रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यान मानी जाती है, और नायक नायिका का जो भेद है वो रसमंजरी में है, और विरह मंजरी जो है बारहमासा शैली में लिखी गई है। मधुमालती नामक ग्रंथ में सही नहीं है। फिर से मधुमालती का है कि मधुमालती का नायक मधुमालती की प्राप्ति के साथ प्रेम के प्राण प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। ये प्रेमा है, यहाँ फिर से गलत लिखा हुआ है, प्रेमा के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तो ऐसा नहीं है। प्रेमा के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है। एकमात्र रचना है जो एक पत्नीवाद पर आधारित है, जिसमें अन्य प्रसंग में एक और कहानी चलती है, प्रेमा और ताराचंद की कहानी चलती है साथ में।
तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी रचना मंजन ने की है, हाँ बिल्कुल मंजन ने की है। मधुमालती में कवि का लक्ष्य प्रेम के उदात्त स्वरूप की वंदना है, हाँ बिल्कुल ऐसा है। मधुमालती में नायक नायिका का पूर्व जन्म में पढ़ने संस्कार दिखाई देता है, हाँ बिल्कुल देता है। तो ये तीनों जो हैं वो सही हो जाएंगे। पहला वाला गलत हो जाएगा कि प्रेरणा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, ये गलत है। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखेंगे। सूफी काव्य में असंगत बताना है। किसी भी प्रेमाख्यान को शुद्ध पौराणिक और शुद्ध ऐतिहासिक नहीं कह सकते, हाँ बिल्कुल। सूफी काव्य कथानक रूढ़ियों का मूल स्रोत अरबी फारसी है, नहीं, हमने देख लिया है। ये भारतीय पौराणिक कथाएं हैं जो इसमें शामिल है। ये देखिए आप 23 में जो प्रश्न आया था उसी प्रश्न को यहाँ उल्टा बना करके प्रस्तुत कर दिया गया है। तो इस तरह से पूर्व जो PYQs होते हैं उनसे हमारे बहुत सारे प्रश्न सही हो सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। अगला जो ऑप्शन है, सूफी काव्य में ऐतिहासिक अर्थात ऐतिहासिक कथानकों में ऐतिहासिकता को सुरक्षित रखने की भावना का अभाव है, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ऐतिहासिकता को सुरक्षित रखने का अभाव नहीं है, बल्कि ये काल्पनिक भी होते हैं। तो ये दोनों आधारित होते हैं, केवल ऐतिहासिकता ही इसमें नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो असंगत जो है वो हमारा ये निकल गया है, तो ये तीनों वैसे तो सही हो जाएंगे। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा यह भी सही हो जाएगा कि शुद्ध पौराणिक और ऐतिहासिक नहीं है। यह भी सही हो जाएगा कि सूफी काव्य ऐतिहासिक या अर्थ ऐतिहासिक कथानकों में ऐतिहासिकता को सुरक्षित रखने की भावना का अभाव है, तो ये अभाव मान लेंगे क्योंकि ऐतिहासिकता नहीं होती है उनमें, शुद्ध क्या उनमें काल्पनिकता और ऐतिहासिकता दोनों होती है। तो इस तरह से हालांकि इसको सही मान लेंगे हम यहाँ। इसके बाद काव्य की दृष्टि से इसकी कथा वस्तु में स्वाभाविकता की अपेक्षा चित्र की ही प्रमुखता है, हाँ बिल्कुल ऐसा सही है। तो इसमें स्वाभाविकता और चित्र की अपेक्षा चित्र की ही प्रमुखता इसमें रही है। तो इस प्रकार सूफी काव्य के बारे में जो असंगत हो जाएगा वो ये है हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत के संबंध में असंगत बताना है। पद्मावत के पात्र दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं, हाँ बिल्कुल ये सबको पता है। पद्मावत में भारतीय दर्शन, ज्योतिष शास्त्र, कामशास्त्र, बागवानी, परंपरागत ज्ञान को चेष्टापूर्वक वर्णन किया गया है, हाँ बिल्कुल इसमें किया गया है सारी चीज़ें। पद्मावत काव्य में रूढ़ियों, ये शब्द गलत है, ये लिखा होगा रूढ़ियों का प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, उसमें रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है। परंपरागत जो शैलियाँ उसका प्रयोग किया गया है, उसमें कहा भारतीय जो भी पौराणिक गाथाएँ हैं उन गाथाओं के आधार देते हुए इस रचना को लिखा हुआ है। कविता का भाव व्यंजन की दृष्टि से पद्मावत उच्च कोटि का काव्य है, हाँ बिल्कुल उच्च कोटि का काव्य माना जाता है। बल्कि सूफी साहित्य के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो पद्मावत सर्वश्रेष्ठ रचना साबित होती है। तो इस तरह से सूफी काव्य के संबंध में ये सारी रचनाएं थी, और इन रचनाओं से संबंधित जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे कि नंददास और इसके साथ में ही कुतुबन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में मधुमालती जो है वो प्रमुख रचना है। ये रचनाएं प्रमुख होने का कारण इसमें यह है कि इनको प्रारंभिक रचनाओं का दिया गया है। तो जब हमने प्रारंभिक रचनाओं की बात की तो हमने 4 रचनाएं देखी थी, चंदायन, हंसावली, सत्यवती कथा और मृगावती। ये 4 रचनाएं प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। शुक्ल जो है मृगावती को मानते हैं इसलिए मोस्ट हो जाती है। मंझन की मधुमालती को नहीं, सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। रामकुमार वर्मा चंदायन को मानते हैं और गणपति चंद्रगुप्त हंसावली को प्रथम रचना स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए सूफी साहित्य का अध्ययन करना होगा। हालांकि रस रत्न जो है वो पूहकर की रचना मानी जाती है, 1618 की रचना है। इसके अलावा नूर मोहम्मद की हम बात कर लेते हैं। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जो है नूर मोहम्मद की रचना है। एक रचना जो मुख्य रूप से नूर मोहम्मद की पूछी गई है, जो पढ़ने में नहीं आती है साधारणतः, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। रोज़तुल हकायक, ये जो रचना है ये भी नूर मोहम्मद की रचना है। और ये तीनों रचनाएं हैं वैसे तो नूर मोहम्मद की, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी और रोज़तुल हकायक। इन रचनाओं का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक रचना, हालांकि मैंने राजस्थानी की आपको रचनाएं बता दी है, लखम सेन पद्मावती दामोदर की है जो राजस्थानी की रचना है, दोहा और शोरठा शैली में। नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो दोहा और चौपाई शैली पढ़ते हैं, लेकिन लखम सेन पद्मावती जो है वो दोहा और शोरठा शैली में है। इसके बाद में
असायत की हंसावली जो राजस्थानी भाषा में और दोहा चौपाई शैली में है। इसके अलावा माधवानंद कामकंदला, इस रचना के बारे में बात कर लेते हैं कि माधवानंद कामकंदला जो रचना है, ये रचना 3 साहित्यकारों के मानी जाती है। पहली जो है वो है गणपति की, जिसे मैं आपको बता रही हूँ, और वो लिखी गई है राजस्थानी भाषा में, और ये लिखी जो गई है वो है 1527 की रचना। इसके बाद जो दूसरी कामकंदला है वह जो लिखी गई है वो लिखी गई है कुशल लाभ के माध्यम से। कुशल लाभ वही हैं जो ढोला मारूरा दोहा का संपादन करते हैं। तो कुशल लाभ की जो रचना है माधवानंद कामकंदला, ये है 1556 की रचना, और यह रचना जो है वो भी कैसी है, राजस्थानी भाषा में है। इसके बाद में तीसरी जो माधवानंद कामकंदला है वो आलम कवि जो हम पढ़ते हैं उनकी ये रचना मानी जाती है। ये जो रचना है ये अवधी भाषा में है। मैंने 2 रचनाएं बताई, माधवानंद कामकंदला जो राजस्थानी में है, लेकिन माधवानंद कामकंदला जो आलम की रचना है, जो दोहा चौपाई सोलटामे शैली में लिखी गई है, वो आलम की रचना अवधी भाषा में। तो ये ध्यान रखिएगा, आप यहाँ ये मत समझ लीजिएगा कि माधवानंद कामकंदला राजस्थानी में है, लेकिन अगर आलम नाम दे करके आ जाए तो आपको फिर ध्यान रखना है उसकी भाषा अवधी होगी। उसके अलावा कुशल लाभ वाली और गणपति वाली अगर रचना आती है तो वो राजस्थानी भाषा की कहलाएगी। तो ये यहाँ आप ध्यान रखने की बातें हैं। और एक जो रचना है वो है ज्ञानदीप, जो शेख नबी की रचना है, वो भी अवधी की रचना है। तो इस तरह से सारी रचनाएं लगभग जो है मैंने आपको करवा दी है। और एक जो रचना और मैं आपको बता देती हूँ, नल दमयंती कथा, यह भी प्रेमाख्यान काव्य की है। और एक हंस जवाहिरी कासिम शाह की है जो अवधी भाषा में है, और नल दमयंती कथा जो है वो नरपति व्यास की रचना है जो अवधी भाषा में ही है। तो इस प्रकार से चित्रावली उस्मान कवि की रचना है जो अवधी में है। तो ये सारी की सारी रचनाएं लगभग अवधी भाषा की और प्रेमाख्यान रचनाएं हैं, वो मैंने आपको बता दी है, और इनसे संबंधित सारे प्रश्न आपको करवा दिए हैं। और अगली क्लास में हम इसके बारे में और अध्ययन कर लेंगे। अगली क्लास में मैं आपको राज साहित्य से संबंधित करवा दूंगी। ये अभी जो थी वो थी सूफी, फिर हम रास करेंगे, उसके बाद रासों, उसके बाद में जो अन्य रचनाएं हैं हमारी जैन की, और जो नाथ साहित्य से संबंधित है, जो सिद्ध साहित्य से संबंधित है। तो इस तरह से एक एक टॉपिक हम कवर करते जाएंगे। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई गलत जानकारी मिली हो तो आप उसमें सुधार करके मुझे बता सकते हैं, जो मैं अगली कक्षाओं में आपसे बता दूंगी। क्लासेस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।